हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में जो कि हमारा मॉक सेशन 14 रहेगा रिगार्डिंग आपके फील्ड असिस्टेंट एंड एसएससी जेई जो क्वेश्चन हमने उठाए थे उसका थर्ड एंड लास्ट सेशन यहाँ पे रहेगा। 2004 से लेकर 2024 तक जितने भी आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं, मीडियम लेवल टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, सबको मैंने यहाँ पे कवर कराया। नाउ जो मैंने स्किप किए हैं दे आर वेरी बेसिक नेचर के, या फिर वन लाइनर, सिंपल वन लाइनर है जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ ये वाला सेशन जो होगा 1 यूनिट आपका जो इसमें कवर होगा दैट विल बी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड साथ में पोल्यूशन मेट्रोलॉजी जो है वो यहाँ पे आपकी कवर्ड होगी। सो यहाँ से ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जिनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग टेक्स डैश डैश मंथ्स टू कंप्लीट द प्रोसेस। आपके सामने ऑप्शन हैं 1.5, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स। सो इंडोर की बात कर रहा है, हमने दो मेथड्स देखे थे, बैंगलोर एंड इंडोर मेथड, बट यहाँ पे इंडोर की बात कर रहा है एंड आपको बता रहा है कि कितना टाइम इसको लग जाता है। ऑलमोस्ट जो टाइम हमारे पास है, जो गिवन ऑप्शन है, इसमें से 4 मंथ्स हमारा रहता है। नेक्स्ट, एज पर CPCB, अच्छा, हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड पर कैप्चा पर डे इन लार्ज सिटीज। लार्ज सिटीज की बात हो रही है एंड आपसे पूछ रहा है कि लार्ज सिटी में हमारे पास कितना सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। 2.8 kg, 0.3 kg, 2.4, 0.5 kg, 0.1 kg। नाउ देखिए, अगर आप बात करोगे जो स्मॉल सिटीज़ हमारे पास हैं, फिर मीडियम लेवल सिटीज़ हमारे पास हैं, फिर हमारे पास जो लार्ज सिटीज़ हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, जो स्मॉल हमारे पास है वहाँ पे 0.1 kg जनरेट होता है एंड जो हमारे पास मीडियम होती है वहाँ पे 0.3 to 0.4 kg जनरेट होता है एंड जो हमारे पास लार्ज सिटीज़ रहती हैं वहाँ पे 0.5 to 0.8 kg जनरेट होता है। सो 0.5 जो है 0.5 के साथ आप यहाँ पे जाओगे। क्लियर? सो ये डेटा आपको याद रखना है एंड ज़्यादातर यहाँ पे लार्ज सिटी का ही आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, डैश डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ specific volatile organic compounds such as gasoline, methane in a landfill through the use of shallow boreholes। सो बात कर रहा है किसकी? लैंडफिलिंग की। सो लैंडफिलिंग की बात हो रही है यहाँ पे एंड ये आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है जो कि डिटेक्ट करता है किन की प्रेजेंस, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक गैसोलीन हो गया, मीथेन हो गया, किन में? लैंडफिल्स के अंदर। क्लियर? एंड कैसे हम डिटेक्ट करते हैं? सिंपली यहाँ पे एक बोर होल जो हमारे पास है उसको हम डग इन करते हैं एंड इसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है। सो इट इज़ हमारे पास ऑप्शन क्या है? फोटो आयोनाइजेशन मीटर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मीटर, जियो मैग्नेटिक्स, ग्राउंड प्रोबिंग रेडार। सो इट इज़ हमारे पास फोटो आयोनाइजेशन मीटर। सो इसका हम यूज़ करते हैं किधर? लैंड फिलिंग के अंदर। सीधा आपको वन लाइनर ऑब्जेक्टिव याद रखना है। सो ये था नंबर 2 एंड ये था हमारे पास नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नंबर 4। देखिए, आपसे पूछ क्या रहा है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेटेड इनटू रेड कलर्ड बिन्स एज पर इंडियन रूल्स इतना इतना। सो यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली किसकी? रेड कलर्ड डस्टबिन या फिर बिन की। एंड आपको बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, पहला ऑप्शन, दीज में कंटेन केमिकल सॉलिड वेस्ट। सो पहली बात, रेड कलर्ड है, सो इसमें हमारे पास केमिकल सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं। जी हाँ, हो सकते हैं। दीज वेस्ट में दीज वेस्ट में माइक्रोवेव डिस्पोजल, यहाँ पे मतलब पूरी तरह से अच्छे से नहीं लिखा है। सो बेसिकली जो ये फॉर एग्जांपल ये जो बिन्स होती हैं, रेड कलर बिन्स, एंड ऑलरेडी आपको पता है इनमें क्या हो सकते हैं? हमारे पास केमिकल सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं, या फिर इनमें आप ये मानिए, इनमें हमने क्या देखा था? इन्फेक्शस रिसाइकेबल वेस्ट होते हैं वो हो सकते हैं। दीज में माइक्रोवेव डिस्पोजल, बेसिकली दीज वेस्टेज में नीड, यहाँ पे नीड ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर मैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं मेजर जो बिन्स हमारे पास हैं अगर मैं उनकी बात करूं, देखिए, एक हमारे पास है ब्लैक वाली, ब्लैक बिन, मतलब जिनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहता है। फिर हमारे पास है येलो,
फिर हमारे पास है रेड। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड इसी में आप ब्लू को भी क्या करिए, ब्लू को भी एडअप करिए। अगर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था जो ब्लैक हमारे पास होती है, ब्लैक हमारे पास जनरली जो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट या फिर ई वेस्ट, स्पेशली जो ई वेस्ट हमारे पास होती थी उनके लिए ब्लैक यूज़ होती थी। ब्लू की अगर हम बात करें जो प्लास्टिक्स मेजरली हमारे पास होते हैं उनके लिए। अच्छा, येलो की अगर हम बात करें, येलो में आपने जनरली जो नॉन रिसाइकेबल या फिर एग्जांपल जो ह्यूमन वेस्ट होता है या फिर ह्यूमन या एनिमल वेस्ट हमारे पास होता है उसके लिए यूज़ होता है, दैट इज़ ह्यूमन वेस्ट के लिए। रेड की अगर हम बात करें जो इन्फेक्शस वेस्टेज होती हैं या फिर केमिकल वेस्टेज होती हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। फिर एक और चीज़ इसमें आप ऐड करोगे, जो ब्लैक हमारे पास है, मतलब इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन हमारे पास रहता है, इट इज़ बुरियल। याद रखिएगा, इट इज़ बुरियल। बुरियल में कौन सा, मेनली दैट इज़ लैंड फिलिंग। सो जो ब्लैक टाइप होते हैं हमारे पास ई वेस्टेज, उनके लिए जो बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल रहता है दैट इज़ बुरियल या फिर लैंड फिलिंग। फिर अगर हम ब्लू की बात करें, ब्लू में आप क्या कर सकते हो, ब्लू में आप याद रखिएगा इसमें आप ऑटोक्लेविंग कर सकते हो। ऑटोक्लेविंग, इसमें आप बेसिकली माइक्रोवेव्स का यूज़ कर सकते हो। माइक्रोवेव्स का यूज़ कर सकते हो डिस्पोज ऑफ करने के लिए। किनका यूज़ कर सकते हो, माइक्रोवेव्स का यूज़ कर सकते हो डिस्पोज ऑफ करने के लिए। या फिर इसमें आप केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो, इसमें आप केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो। या फिर इसमें आप शेडिंग कर सकते हो, यानी कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ सकते हो ब्लू के अंदर। अच्छा, फिर अगर हम येलो की बात करें, येलो में मेनली फॉलो क्या होता है, यहाँ पे इंसिनरेशन फॉलो होता है। यहाँ पे आपको इंसिनरेशन करनी है या फिर कभी कभार आप बुरियल भी कर सकते हो, बट ज़्यादा प्रेफरेबल क्या रहता है, ज़्यादा प्रेफरेबल यहाँ पे इंसिनरेशन रहता है। सिमिलरली जो रेड हमारे पास होता है, रेड में आप क्या करोगे, ऑटोक्लेविंग करोगे, दैट इज़ ऑटोक्लेविंग मेथड। या फिर आप माइक्रोवेव मेथड, माइक्रोवेव का यूज़ करोगे, या फिर आप केमिकल मेथड का यूज़ करोगे। सो ये मीन्स केमिकल ट्रीटमेंट। सो ये कुछ मेथड्स हैं जो आपको साथ में याद रखने हैं। नाउ देखिए क्वेश्चन पे वापस आइए। दीज में कंटेन केमिकल सॉलिड वेस्ट, जी हाँ, क्लियर। अच्छा, दीज वेस्ट में माइक्रोवेव डिस्पोजल, यानी कि इनडायरेक्टली बोल रहा है कि इनमें माइक्रोवेव जो है उन मतलब उससे आप क्या कर सकते हो, उनकी हेल्प से आप डिस्पोजल यहाँ पे कर सकते हो। फिर दीज में कंटेन ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जी नहीं, जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो किधर होता है, येलो के साथ। फिर दीज वेस्ट नीड टू बी इनसिनरेटर फॉर डिस्पोजल, जी नहीं, इनमें हम क्या करते हैं, रेड में ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेव, केमिकल, क्योंकि इनसिनरेशन किसके लिए जनरली हम प्रेफरेबल करते हैं, जो येलो बिन्स हमारे पास होती हैं। सो सी एंड डी दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट हैं, क्लियर, दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। अब अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग बुक्स में या फिर अलग साइट्स पे, एआई पे, चैट जीटीपी के अंदर अलग अलग वैल्यूज या फिर अलग अलग आंसर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसीलिए मैं वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ टेक्निकल के अंदर जो डाउटफुल हैं, जो बुक्स में फॉर एग्जाम्पल कहीं पे रॉन्ग मार्क किए गए हैं। एंड स्पेशली गूगल, तो ज़्यादातर आप गूगल का ज़्यादा आप यूज़ ना करें टेक्निकल के अंदर। सो दीज में कंटेन ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ये भी रॉन्ग। दीज में वेस्ट नीड टू बी इनसिनरेटेड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब देखिए, अब क्योंकि आपको एक ऑप्शन पिक करना है यहाँ से, मतलब सी या डी में से। सो अगर मैं समझूँ यहाँ पे, देखिए फॉर एग्जांपल रेड, इसमें आप ऑटोक्लेविंग करते हो, माइक्रोवेव ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट। हाँ, अगर ज़्यादा इन्फेक्शस नहीं होंगी, मतलब कंसंट्रेशन कम होंगी, आप इंसिनरेशन कर सकते हो। बट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी किसके अंदर कंटेन नहीं होगा, रेड बिन के अंदर। सो सी एंड डी में से जो सबसे ज़्यादा रॉन्ग या इनकरेक्ट है दैट इज़ ऑप्शन सी। डी भी है इनकरेक्ट, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना सी हमारे पास है। सो बेटर है कि हम सी के साथ जा सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज़ नंबर 4। नेक्स्ट नंबर 5, या फिर ऐसे क्वेश्चन में चैलेंज भी हो सकता है, जिनने दोनों मार्क किए हों उनको फिर मतलब मार्क वगैरह मिल सकता है। फिर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज आल्सो नोन एज, बताइए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो हमारे पास होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, म्युनिसिपल रबिश, अच्छा लीचेट, अच्छा फिर स्ट्रीट स्वीपिंग, या फिर रिफ्यूज़। सो एवरीबडी नोज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हम क्या कह सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज बेस्ट सूटेड कंडीशन फॉर एनर्जी रिकवरी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देखिए बात हो रही है किसकी, एनर्जी रिकवरी की। ऑप्शन क्या क्या है, बेस्ट मेथड आपसे पूछ रहा है एनर्जी रिकवरी करने के लिए, किससे, MSW से। अच्छा, मोर मॉइस्चर कंटेंट,
presence of inorganic matter such as metal, presence of more non-renewable resource like glass, या फिर हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट। सो अगर आपको हाई एनर्जी रिकवरी चाहिए, आपका बेसिकली जो सॉलिड वेस्ट है उसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चन है, आप कर सकते थे। नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इज करेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट, क्लियर। एंड ऑलरेडी जो सेशन 1 एंड दिस इज हमारा 14th सेशन, आई विल रिकमेंड यू कि आप बिल्कुल क्या आए, आप सीक्वेंस में आए, क्योंकि जो थ्योरी कॉन्सेप्ट हमने आपको कवर कराए थे एंड मैंने आपसे कहा था कि अगर कहीं पे कुछ लैग होगा उनको हम थ्रू क्वेश्चंस देखेंगे। एंड इसीलिए आप क्या करें, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 14 बीच में 12th सेशन 13th सेशन ये करके आओगे, जी नहीं, आप पूरी सीक्वेंस में आइएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने पिछले जो MCQ सेशन हैं, मॉक सेशन है, वहाँ पे डिस्कस की होंगी। नाउ देखिए, आपको बोलना है करेक्ट। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके पास, आपने ऑप्शन यहाँ पे देखे होंगे एंड आपने अपनी तरफ से आंसर मार्क किया होगा। द रिफ्यूज ऑफ ए टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ लेस गार्बेज परसेंटेज देन दैट ऑफ ए सिटी इन द USA। सो बेसिकली ये इंडियन सिटी एंड USA वाली सिटी को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। एंड बोल क्या रहा है कि द रिफ्यूज ऑफ टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ लेस गार्बेज, यानी कि इंडिया में कम गार्बेज पाया जाता है। आगे बढ़िए, द रिफ्यूज ऑफ टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ मोर रबिश, इंडिया में ज़्यादा रबिश पाया जाता है। फिर द रिफ्यूज ऑफ टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ लेस डेंसिटी दैट ऑफ सिटी। सो इंडिया में कह रहा है कि आपको कि जो हमारे पास डेंसिटी होती है सीवेज की, जो सॉलिड वेस्ट है उसकी जो डेंसिटी होती है या फिर रिफ्यूज की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। फिर लास्ट ऑप्शन के ऊपर आइए, द रिफ्यूज ऑफ ए टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ मोर गार्बेज। एंड ये हमने क्या किया है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है MCQs में। एक MCQ सेशन में हमने बात की थी इंडियन, अगर आपको याद होगा, इंडियन एंड USA वाली वेस्ट को हमने क्या किया था, दैट इज सॉलिड वेस्ट को हमने कंपेयर किया था। सो अगर आप इनमें से करेक्ट ढूंढोगे, सो इट इज ऑप्शन डी, द रिफ्यूज ऑफ टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ मोर गार्बेज। इंडिया में गार्बेज ज़्यादा पाया जाता है, USA में रबिश ज़्यादा पाया जाता है, क्लियर। एंड जो डेंसिटी है वो इंडियन वेस्ट की, हमारे पास सॉलिड वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो हमारे पास ज़्यादा होती है। एंड एक और चीज़ इसमें आप ऐड कर सकते हो, दैट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू। जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो इंडियन वेस्ट का, सॉलिड वेस्ट का हमारे पास क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ USA। अराउंड 1200 से लेकर 1800 तक हमारे पास होता है इंडिया के अंदर। सो ये चार चीज़ें, कैलोरीफिक वैल्यू, गार्बेज, रबिश, डेंसिटी, ये फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी, क्लियर। नाउ आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 8, रबिश इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज आपको बोलना है कि रबिश जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या है, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, पेट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट, नॉन न्यूक्लियर सॉलिड वेस्ट, या फिर नॉन पेट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट। सो ये हमारे पास क्या होता है, इट इज़ है नॉन पेट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट। नंबर 9 देखिए, सम स्टेप्स रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैव बीन मेंशनड बिलो। सो देखिए, आपको क्या किया गया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं जो हम सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करते हैं म्यूनिसिपलिटी के अंदर, या फिर जो भी हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रहता है उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एंड आपको यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स दिए हैं एंड हमने इसका ऑलरेडी डिस्कशन भी किया हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन घुमाए हैं, बाकी सारा वही सेम है जो हमने डिस्कशन किया हुआ है। देखिए, पहला ऑप्शन, कलेक्शन बाय स्वीपर्स इन स्मॉल हैंड ड्रिवन कार्ड्स। क्या पहले ही स्वीपर क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे सॉलिड वेस्ट को। फिर डंपिंग इनटू मैशनरी चैम्बर कंस्ट्रक्टेड अलोंग रोड साइड, क्या पहले ही डंपिंग रोड साइड के अलोंग होगी। फिर कलेक्शन इन स्मॉल कंटेनर इन इंडिविजुअल हाउसेस, कलेक्शन इनटू म्युनिसिपल ट्रक्स। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे कलेक्शन इन स्मॉल कंटेनर इन इंडिविजुअल हाउसेस। सो पहले शुरुआत सॉलिड वेस्ट की कहाँ से होगी, आपके घर से होगी, यानी कि आपके घर तक म्यूनिसिपलिटी की गाड़ी आएगी कचरा वाला। अच्छा, या फिर आप खुद से क्या करोगे, आप खुद से अगर आप कहीं टाउन में रह रहे हो, आप उठाओगे अपने घर से कचरा उठाओगे, ये कहीं डस्टबिन वगैरह रोड साइड के अलोंग क्या करोगे, डंप करोगे, फिर गाड़ियाँ आएंगी उसको उठा कर ले जाएंगी। सो पहला जो हमारे पास है दैट इज़ फ्रॉम इंडिविजुअल हाउसेस, पहली शुरुआत जो होती है वो इंडिविजुअल हाउसेस से होगी।
सो सी हमारा। उसके बाद कलेक्शन बाय शीपर्स इन स्मॉल हैंड ड्रिवन कार्ट्स, इसके बाद शीपर्स वगैरह भी आपकी गली में आ सकते हैं, वो कचरा उठा के ले जा सकते हैं। सो सी और ए हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, डंपिंग इनटू मैशनरी चैम्बर कंस्ट्रक्टेड अलोंग रोड साइड, जो हमारे पास डस्टबिन वगैरह चैम्बर्स होंगे उनके अंदर ये भी डंपिंग कर सकता है, ये भी डंपिंग कर सकता है। सो उसके बाद उधर डंपिंग होगी। फिर फाइनली जो म्यूनसिपलिटी की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आएंगी वो यहाँ से क्या करेंगी, कलेक्शन करेंगी म्यूनसिपल ट्रक्स में, एंड इसको फिर कहाँ पे उठा के ले जाएंगी, जो हमारा लैंड फिलिंग साइट होगी कहीं पे, वहाँ पे उसको लिया जाएगा। सो CABD, आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज दी करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़िए, नंबर 10, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन डज नॉट इंक्लूड सॉलिड वेस्ट। सो आपसे बोल रहा है कि डज नॉट इंक्लूड सॉलिड वेस्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सॉलिड वेस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा है। स्ट्रीट स्वीपिंग, सीवेज, प्लास्टिक वेस्ट, गार्बेज। सो इट इज़ हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, इट इज़ हमारा सीवेज। सो प्लास्टिक वेस्ट भी होता है, गार्बेज भी होता है, स्ट्रीट स्वीपिंग भी आता है किसके अंदर, सॉलिड वेस्ट के अंदर। सीवेज इज टोटली डिफरेंट थिंग। क्लियर। सीवेज हमारा अलग पार्ट होता है। क्लियर। सॉलिड वेस्ट इज डिफरेंट पार्ट, सीवेज हमारा क्या होता है, सीवेज हमारा डिफरेंट पार्ट होता है। क्लियर। सीवेज की ट्रीटमेंट आपने अलग से पढ़ी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपने अलग से पढ़ा है। सो सीवेज इज नॉट इंक्लूडेड इन सॉलिड वेस्ट। नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस्ड ऑन सोर्स। क्लियर। अगेन ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, अगेन अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइट्स पे आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस्ड ऑन सोर्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से जो भी सॉलिड वेस्ट आपको दिया गया है, जो भी सॉलिड वेस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, एंड अगर आपको याद होगा जो हमने क्लासिफिकेशन देखी थी सॉलिड वेस्ट की, जो हमने क्लासिफिकेशन देखी थी सॉलिड वेस्ट की, हमने क्या देखा था, हमने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट देखा था, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट देखा था। अच्छा, हमने इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट देखा था, इंडस्ट्रियल हमने देखा था। अच्छा, फिर अगर आपको याद होगा यहीं पे हमने क्या देखा था, बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट हमने देखा था। अच्छा, फिर हमने क्या देखा था, हज़ार्ड सॉलिड वेस्ट देखा था। ये हमने क्लासिफिकेशन देखी थी जनरल वे में। क्लियर। ये हमने क्लासिफिकेशन देखी थी जनरल वे में। फिर जो म्यूनिसिपल हमारे पास था, इसमें क्या क्या आ रहा था, इसमें रेजिडेंशियल आ रहा था, अगर आपको याद होगा रेजिडेंशियल, इसमें कॉमर्शियल आ रहा था। क्लियर। इसमें कमर्शियल आता है हमारे पास, इसमें इंस्टीट्यूशनल आता है हमारे पास, इंस्टीट्यूशनल सॉलिड वेस्ट, इसमें कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशड वेस्ट हमारे पास आते हैं, या फिर इसमें इवन जो सॉलिड वेस्ट कहाँ से निकलेंगे, वेस्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट प्लांट। क्लियर। ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वो भी इसमें हमारे पास इंक्लूड होते थे। नाउ एक और क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है, एक और क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है बेस्ड ऑन सोर्स। ये भी आप याद रखोगे। क्लियर। ये भी आप याद रखोगे। बेस्ड ऑन सोर्स जो एक और क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है, दैट इज बेसिकली हाउस हाउस रिफ्यूज़, हाउस रिफ्यूज़। दूसरा हमारे पास है स्ट्रीट रिफ्यूज़, दूसरा हमारे पास क्या है, स्ट्रीट रिफ्यूज़। तीसरा हमारे पास क्या है, ट्रेड रिफ्यूज़। तीसरा हमारे पास क्या है, ट्रेड रिफ्यूज़। देखिए देखिए, ये भी आप क्या मान सकते हो, ये आप किसके अंदर मान सकते हो, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर मान सकते हो। क्लियर। ये आप किसके अंदर मानोगे, ये आप म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर मानोगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इनमें से म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कौन सा राइट ऑप्शन नहीं है। देखिए, हाउस रिफ्यूज सिंपली जो आपके घर से कचरा निकलेगा, वेस्ट पेपर्स निकलेंगे, वेजिटेबल्स के बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे। स्ट्रीट रिफ्यूज जो हमारे पास फुटपाथ होती है, वहाँ पे जो डंपिंग वगैरह होती है, कोई भी कचरा आकर डाल देता है, हो गया स्ट्रीट रिफ्यूज़। अच्छा, ट्रेड रिफ्यूज़ की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल यही कमर्शियल एरिया से जो निकलेगा, इंस्टीट्यूशनल एरिया से जो निकलेगा, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ट्रेड रिफ्यूज़ होता है। सो ये भी हमारे पास किसके अंदर, ये 3 कैटेगरीज किसके अंदर आ जाती हैं, ये हमारे पास म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर आ जाती हैं। सो देखिए, ट्रेड रिफ्यूज़, हाउस रिफ्यूज़, स्ट्रीट रिफ्यूज़ या फिर इंडस्ट्रियल रिफ्यूज़। सो इंडस्ट्रियल रिफ्यूज़ हम ये मानेंगे कि इंडस्ट्रियल रिफ्यूज़ हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर नहीं आता है। क्लियर। किसी बुक में स्ट्रीट रिफ्यूज़ भी दिया होगा, बट जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स, दैट इज़ हमारे पास इंडस्ट्रियल रिफ्यूज़, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 12,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनकरेक्ट। अगेन म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एंड आपसे बोल रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है। देखिए, इट इंक्लूड्स पेट्रिसिबल एंड नॉन पेट्रिसिबल सॉलिड वेस्ट, यानी कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिलहाल तो बात सही है। अच्छा, इट कॉन्सिस्ट ऑफ फाइन डस्ट, सिल्ट, सैंड। जी हाँ, ये तो पता है कि सॉलिड वेस्ट में ये चीज़ें आ जाती हैं। इट इज़ अ सॉलिड वेस्ट दैट इज ट्रांसपोर्टेड विथ वाटर एज सीवेज। इट कॉन्सिस्ट ऑफ गार्बेज। नाउ अगर आप इन ऑप्शन के ऊपर आओगे, स्पेशली ऑप्शन सी के ऊपर, इट इज़ अ सॉलिड वेस्ट, सही बात है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड विथ वाटर एज सीवेज। क्या यहाँ पे सीवेज इंक्लूडेड होता है? क्या यहाँ पे लिक्विड पार्ट वाटर इंक्लूड होता है? जी नहीं, सॉलिड वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे लिक्विड पार्ट हमारा इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर। सो मेनली यहाँ पे आपका सीवेज बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। ऐसे हमने पीछे भी एक क्वेश्चन देखा। सो ऑप्शन सी जो हमारे पास है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट है नंबर 13 हमारे पास। नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज या आर यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट? सैनिटरी लैंडफिलिंग, श्रेडिंग और पल्वराइजेशन, बार्जिंग आउट इनटू द सी। ऑप्शन ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट, 1 and 2, 1, 2 and 3 हमारे पास। सो बताइए, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का आपको क्या करना है? डिस्पोजल करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, एंड क्या क्या तरीके आपके पास हैं? जी हाँ, लैंड फिलिंग हम करते हैं, श्रेडिंग एंड पल्वराइजेशन करते हैं, इनके बड़े बड़े पार्टिकल्स जो हैं उनको तोड़ देते हैं छोटे में। बार्जिंग आउट इनटू सी, ये ज़्यादातर कहाँ पे फॉलो होता है? जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस भी कुछ हमारे पास होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें फॉलो होती हैं। सो देयरफॉर तीनों ऑप्शन हमारे पास हैं, तीनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट यहाँ पे हैं। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 14। नेक्स्ट नंबर 14, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैनिटरी लैंड फिलिंग आर ट्रू या फॉल्स। सो आपको बताना है कि सैनिटरी लैंड फिलिंग के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू या फॉल्स हमारे पास है, ट्रू या फॉल्स हमारे पास है। देखिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ना अगर आप 1 पे आओगे, देयर इज कंटिन्यूअस एवोल्यूशन ऑफ फाउल गैसेस नियर द फिल साइड। अच्छा, बात हो रही है किसकी? सैनिटरी लैंड फिलिंग की। सो सैनिटरी लैंड फिलिंग की बात हो रही है। सो पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे, पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे, बोल क्या रहा है कि देयर इज कंटिन्यूस एवोल्यूशन ऑफ फाउल गैसेस नियर द फिल साइड। जी हाँ, जो फाउल गैसेस हमारे पास हैं कंटिन्यूसली निकलते हैं, सही बात है। ड्यूरिंग रेनी सीजन लीचेट मे कम आउट ऑफ द डंप। अच्छा, बिल्कुल, रेनी सीजन के टाइम जो लीचेट हमारे पास है वो बाहर आ सकता है। क्लियर। अगर रेन वाटर ज़्यादा हुआ, क्योंकि आपने इसको नीचे खोद के रखा है, मतलब खोद के फिर उसमें डंपिंग करके रखी है। सो अगर पानी ज़्यादा आ रहा है, यानी कि रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, सो वाटर टेबल जो है ना वो ऊपर ऊपर आएगा। क्लियर। एंड होगा क्या? ये लीचेट जो हमारे पास है वो बाहर आ सकता है। क्लियर, वो बाहर आ सकता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, द मेथड रिक्वायर्स फर्दर ट्रीटमेंट फॉर कंप्लीशन। अच्छा, तीसरा ऑप्शन। सो अब आपके पास ये गिवन ऑप्शन हैं, बताइए। बोल रहा है कि मेथड रिक्वायर्स फर्दर ट्रीटमेंट फॉर कंप्लीशन। अच्छा, ऑप्शन आपके पास हैं 1 and 2 आर फॉल्स एंड थर्ड इज ट्रू, 1 and 3 आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, 1 and 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट थर्ड इज फॉल्स, 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर फॉल्स। क्लियर। ज़्यादातर आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। नाउ अगर आप देखोगे, द मेथड रिक्वायर्स फर्दर ट्रीटमेंट फॉर कंप्लीशन। जी नहीं, लैंड फिलिंग आपने की, आपने खुदाई की, फिर इसमें आपने क्या किया? सॉलिड वेस्ट डाला, ऊपर से आप सॉइल की लेयर्स चढ़ाते गए, जो हमने देखा था। क्लियर। फिर अब फर्दर आपको क्या ट्रीटमेंट इसमें करनी है? नो फर्दर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। सो स्टेटमेंट थर्ड इज यहाँ पे रॉन्ग, 1 and 2 आर राइट। सो देयरफॉर 1 and 2 आर ट्रू एंड जो थर्ड हमारे पास है दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने लैंड फिलिंग का टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 15, एंड ये जो लेक्चर हमारे पास है, मतलब ये जो सेशन हमारे पास है 14th सेशन, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं अपने एग्जाम में। नेक्स्ट नंबर 15, बिन कलर, यहाँ पे टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। देखिए, बिन कलर येलो, रेड, ब्लैक। बताइए, येलो की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए टू बी इंसिनरेटेड। जी हाँ। रेड कलर टू बी ऑटोक्लेव्ड। जी हाँ।
अच्छा, ब्लैक को आप क्या करोगे, आप लैंड फिलिंग करोगे यानी कि बुरियल करोगे। सो 1 का ए, 2 का बी, 3 का हमारे पास सी। सो 1 ए 2 बी 3 सी हमारे पास सीधे सीधे राइट ऑप्शन में बन रहे हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं करनी थी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 16, एक वन लाइनर है जो कि आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोपेस्टिसाइड, इनमें से कौन सी बायोपेस्टिसाइड नहीं है दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। इंडोसल्फान, अच्छा, इसके बाद एजर डिकार्टा इंडिका, इसके बाद आपसे ऑप्शन दिया गया है बैसिलस थोरेंजेनेसिस, देन ट्राइकोग्रामा हमारे पास। सो अगर हम बात करें बायोपेस्टिसाइड की, ये तीनों हमारे पास बायोपेस्टिसाइड्स होती हैं। क्लियर, ये हमारे पास क्या होती हैं, बायोपेस्टिसाइड्स। देयरफॉर सॉइल पोल्यूशन में इनका रोल होगा रिड्यूस करने में। फिर इंडोसल्फान हमारे पास बेसिकली कोई भी बायोपेस्टिसाइड नहीं होती है। ये आपको डायरेक्ट एज वन लाइनर यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू रिड्यूसिंग सॉइल पोल्यूशन। अगेन सॉइल पोल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन। पहला ऑप्शन, ट्रीटिंग द वाटर कोर्स दैट इज ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, गेबियन स्ट्रक्चर, यूज ऑफ माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। देखिए ये चीज़ें होती क्या हैं। पहला, ट्रीटिंग दी वाटर कोर्स ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारा लैंड का टुकड़ा है एंड यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई ड्रेन जा रही है। क्लियर, ड्रेनेज जा रही है। क्लियर। अच्छा, हमें क्या करना है, पहली बात तो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको प्रॉपरली हमें क्या करना है। ये बेसिकली आप ये क्वेश्चन हम ज़्यादा मान सकते हैं किससे रिलेटेड, दिस इज रिलेटेड टू इरीगेशन इंजीनियरिंग। ऐसा हम इरीगेशन इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं। देखिए मतलब कैसे हम सॉइल पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, कैसे हम बेसिकली वाटर लॉगिंग प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने जो लैंड का टुकड़ा है उसके बगल में या फिर जहाँ पे भी ड्रेनेज हमें बनानी होती है, क्लियर, ड्रेनेज जहाँ पे भी हमें बनानी होती है, सो हम क्या करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से क्या करेंगे, अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। सो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ट्रीटिंग दी वाटर कोर्स ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, सही। सो जो वाटर कोर्स है मतलब उसको अच्छे से ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ से जा रहा है, इसकी डायरेक्शन मतलब अपने मन से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जी नहीं, उस हिसाब से डायरेक्शन देनी है या फिर उस हिसाब से बंड वगैरह हमें बनाना है। क्लियर, रिटेनिंग वाल बनानी है ताकि, या ड्रेनेज सिस्टम बनाना है ताकि ये प्रॉपरली मतलब हमारे लैंड को क्या करें, हमारे लैंड को डिस्टर्ब ना करें, सॉइल पोल्यूशन ना करें। दूसरा, गेबियन स्ट्रक्चर। गेबियन स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, गेबियन स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। देखिए गेबियन स्ट्रक्चर होता क्या है, आपने देखा होगा कि एक बंड बनाया जाता है। बंड अंग्रेजी में भी हम बंड ही कहते हैं। क्लियर, अंग्रेजी में भी हम क्या कहते हैं, बंड कहते हैं, हम लीवी कहते हैं। क्लियर, हम लीवीज कहते हैं। बंड हो गया, लीवी हो गया, या फिर इम्बैकमेंट हो गया। ये वर्ड्स जो हैं ये ऑलमोस्ट सिनोनिमस हमारे पास होते हैं। इम्बैकमेंट, बंड, लीवीज, इन सब की स्टडी हम डिटेल में इरिगेशन अंदर के करते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। देखिए होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने यहाँ पे एक इम्बैकमेंट या फिर बंड बनाया एंड इसके इधर की ओर क्या है, इधर की ओर सॉइल है। नाउ इम्बैकमेंट, बंड, लीवी ये अलग अलग टाइप के होते हैं। अब ये जो बंड आपने बनाया फॉर एग्जांपल आपने, या इसमें आप क्या करोगे, स्टोन पिचिंग करोगे, यानी कि आप इसमें क्या करोगे, स्टोन पिचिंग करोगे। बड़े बड़े पत्थर से आपने देखे होंगे बंड बनाए जाते हैं। क्लियर, बंड बनाए जाते हैं। अच्छा, या फिर ये पीसीसी का हो सकता है, यानी कि यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट इसमें डाला जाता है, सीमेंट कंक्रीट इसमें डाला जाता है। अब चाहे सीमेंट कंक्रीट हो या फिर ज़्यादातर स्टोन पिचिंग की अगर हम बात करें, यानी कि इसमें स्टोन पिचिंग की गई है। अब ये जो स्टोन पिचिंग होती है हमारे पास, क्लियर, स्टोन पिचिंग एंड साथ में इसमें मैशनरी थिंग दैट इज मोटार इसमें डाला जाता है। क्लियर, मोटार इसमें डाला जाता है। फिर इसके ऊपर क्या किया जाता है, इसके ऊपर यहाँ पे वायर मैश चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा कहीं पे तो आपने ऐसा बंड देखा होगा जिसमें ऊपर से वायर मैश चढ़ाई जाती है। क्लियर, या फिर आप ये कह सकें कि इसमें ऊपर से एक टाइप से जाल, यानी कि स्टील का जाल चढ़ाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं गेबियन स्ट्रक्चर। उसी को हम क्या कहते हैं, गेबियन स्ट्रक्चर। सो बिल्कुल जी हाँ, गेबियन का भी काम क्या होता है, ये जो सॉइल है ये स्लाइड ना करें। क्लियर, ये जो सॉइल है ये स्लाइड ना करे। आपने इनको रोड पे भी देखा होगा, आपने इनको जो खेत वगैरह है वहाँ पे भी बने हुए देखा होगा, आपने इनको जो रिवर वगैरह है रिवर के बगल में भी इनको देखा होगा। क्लियर, सो दैट इज गेबियन स्ट्रक्चर हमारे पास। फिर
यूज ऑफ माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, जी हाँ, पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, ताकि हम क्या करें, सॉइल पोल्यूशन को रिड्यूस करें। बट किनका यूज़, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स का। सो तीनों ऑप्शंस हमारे पास कंट्रीब्यूट करते हैं किसको रिड्यूस करने में, सॉइल पोल्यूशन को रिड्यूस करने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉइल पोल्यूशन इज इनकरेक्ट। ढेर सारे क्वेश्चन सॉइल पोल्यूशन के रिगार्डिंग। देखिए, द एरिया ट्रीटमेंट मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग द नेचुरल वाटर कोर्स। पहला ऑप्शन, इरिगेशन वाटर कैन काज सैलिनेशन ऑफ सॉइल इन टेम्परेट रीजन, DDT हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 10 to 15 ईयर्स। फिर storing surplus rain water by constructing bunds, ponds, etc. belongs to the category of area treatment method। देखिए, यहाँ पे आपसे अगेन पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, अगर आप इस ऑप्शन पे आओगे, पहले आप ये ऑप्शन एंड ये ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, इरिगेशन वाटर कैन काज सैलिनेशन ऑफ सॉइल, बिल्कुल जी हाँ, जो इरिगेशन वाटर हमारे पास है उसके कारण सॉइल सैलिनाइजेशन होती है। क्लियर, सॉइल सैलिनाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सेस इरिगेशन करेंगे सो वाटर लॉगिंग होगी, एंड जब वाटर लॉगिंग होगी उसके कारण क्या होता है, जो रूट्स हमारे पास होते हैं, जो प्लांट्स के रूट्स हमारे पास होते हैं, उनमें बेसिकली सॉइल जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। सॉइल जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। इसका डिस्कशन हमने किया हुआ है जब हमने जो बेसिक इन्वायरमेंटल मैंने पढ़ाया हुआ है, क्लियर, उसमें इसका डिस्कशन किया हुआ है। सो वहाँ पे जो हमारे पास साल्ट्स हैं, सॉइल नहीं साल्ट, सॉरी यहाँ पे सॉइल बोला, साल्ट जो हमारे पास है, साल्ट डिपॉजिट होती है रूट्स के अंदर, दैट इज सॉइल सैलिनाइजेशन। सो उसके कारण क्या होता है, सैलिनाइजेशन होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम एक्सेस इरीगेशन करते हैं, टू मच इरीगेशन इज नॉट फेवरेबल। अच्छा, उसके बाद इन टेम्परेट रीजन DDT हैज़ अ लाइफ हाफ लाइफ ऑफ 10 to 15 ईयर्स। जी हाँ, जो DDT हमारे पास होता है उसकी हाफ लाइफ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि काफ़ी साल तक ये ऐसे ही रह सकता है, 10 to 15 ईयर्स। सो ये दो ऑप्शन यार बिल्कुल करेक्ट है, बट आपसे पूछना है इनकरेक्ट है। अब आपको देखना है यहाँ पे कि एरिया मेथड, क्योंकि ऑप्शन ए एंड डी में एरिया मेथड की बात की है। एरिया मेथड होता क्या है, एरिया मेथड जो अभी मैं बात कर रहा था, एरिया मेथड की जो अभी मैं ऊपर बात कर रहा था कि हम इम्बैकमेंट बनाते हैं, बंड बनाते हैं, लीवियज बनाते हैं या फिर पॉन्ड्स बनाते हैं, सो दैट इज़ बेसिकली हमारा एरिया मेथड। सो दैट इज़ बेसिकली हमारा एरिया मेथड। सो स्टोरिंग सरप्लस रेन वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग बंड, कहीं पे हम बंड बना सकते हैं एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करने के लिए, या फिर पॉन्ड बना सकते हैं। बेसिकली ये जो चीज़ है ये अलग चीज़ के लिए हमारे पास यूज़ होती है। इम्बैकमेंट, बंड, लीवेज, ये सॉइल पोल्यूशन को रोकने के लिए। बट यहाँ पे हम कभी कभार क्या कर सकते हैं, बंड इस तरीके से बना सकते हैं कि हम वाटर को क्या करें, स्टोर करें। अच्छा, पॉन्ड बना सकते हैं। सो ये हमारा एरिया ट्रीटमेंट के अंदर आ जाता है। सो पहला ऑप्शन जो है इट इज़ नॉट करेक्ट, सो इट इज़ इनकरेक्ट। एरिया ट्रीटमेंट मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग नेचुरल वाटर कोर्स, जी नहीं। सो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 19, what are the two types of energy recovery process, exothermic process and combustion and pyrolysis, endothermic process and pyrolysis, exothermic process and pyrolysis। so it is हमारे पास combustion and pyrolysis। so ये हमारे पास दो बेस्ट तरीके होते हैं एनर्जी रिकवरी के। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैनिटरी लैंड फिलिंग इज इनकरेक्ट। लैंड फिलिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनकरेक्ट आपको बताना है। रिफ्यूज इज डंप्ड इनटू लो लाइंग एरिया, सही बात है। वेस्ट इज स्टेबलाइज्ड बाय एरोबिक प्रोसेस अलोन, लैंड फिलिंग की बात हो रही है कि यहाँ पे वेस्ट जो है उसको आप स्टेबलाइज करते हो बाय एरोबिक प्रोसेस अलोन। अनदर नेम ऑफ सैनिटरी लैंड फिलिंग इज कंट्रोलर टिपिंग। इन सैनिटरी लैंड फिलिंग ऑफ रिफ्यूज इज कैरिड आउट बाय डिवाइडिंग द इंटायर लैंडफिल एरिया इनटू स्मॉलर पोर्शंस कॉल्ड सेल्स। नाउ अगर आप देखोगे इनकरेक्ट पूछ रहा है लैंड फिलिंग के रिगार्डिंग, सो इट इज ऑप्शन बी। क्यों? ये बोल रहा है कि वेस्ट इज स्टेबलाइज्ड बाय द एरोबिक प्रोसेस अलोन। जी नहीं, हमने देखा था इनिशियली हमारे पास क्या होती है, इनिशियली हमारे पास एरोबिक कंडीशंस होती हैं एंड फिर उसके बाद एन एरोबिक कंडीशंस भी डेवलप होती हैं। सो ये कह रहा है कि एरोबिक अलोन वेस्ट का स्टेबलाइजेशन होगा, जी नहीं, इट इज इनकरेक्ट हमारे पास। नंबर 21, हाउ इज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट इज सोर्स। सो बताइए सोर्स के हिसाब से कैसे आप म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे। रेजिडेंशियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस रिफ्यूज, सिट्रेट रिफ्यूज एंड रेड रिफ्यूज, रेजिडेंशियल रिफ्यूज एंड नॉन रेजिडेंशियल। सो इट इज़ हमारे पास जनरली हाउस, सिट्रेट एंड रेड, जो कि पहले भी हमने क्या किया, ऊपर हमने इसका डिस्कशन किया।
नेक्स्ट आइए एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन। सो नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा गैस एसिड रेन के रिलेटेड रहता है। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, NOx, SO2, CH4। सो एसिड रेन के रिलेटेड जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है दैट इज SO2। नेक्स्ट 23rd, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ CO2 इज permitting the outside solar radiation to reach the ground but preventing terrestrial radiation from the ground into space. Permitting the solar radiation of short length and radiated terrestrial heat of the long wavelength. Reflecting the heat rays into the space, thereby keeping the temperature of Earth unaffected. Causing absorption of heat from troposphere and thereby decreasing the temperature of अर्थ विद इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन। आप स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पे आंसर कर सकते हो। 23rd, अच्छा देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट परमिटिंग द आउटसाइड सोलर रेडिएशन टू रीच द ग्राउंड बट प्रिवेंटिंग द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम ग्राउंड इनटू स्पेस। तो जी हाँ, इसी को तो हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जो आउटसाइड सोलर रेडिएशन आती हैं उनको हम एलो करते हैं ग्राउंड पे रीच करने के लिए, बट प्रिवेंट करते हैं कुछ रेडिएशन को बाहर जाने में, ताकि हीट जो हमारे पास है वो हमारे पास सेव हो जाए। Next 24, the device used for the easy separation of dry dust of 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज इज। सो इतनी डस्ट जो साइज यहाँ पे आपको दिया है रेंज में 10 to 100 माइक्रोमीटर, आप इसको कैसे क्या करोगे, आप इसको कैसे सेपरेट करोगे, या फिर किसकी हेल्प से? साइक्लोन, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, बैग फिल्टर, स्क्रबर। सो अगर आपको याद होगा, हमने ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर पढ़ा था, हमने साइक्लोन्स पढ़े थे, अच्छा हमने फैब्रिक फिल्टर पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हमने पढ़ा था, वेट स्क्रबर हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। फिर जो हमारे पास ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर होते हैं, इनमें जो जनरली साइज होता है दैट इज़ ग्रेटर देन 40 माइक्रोमीटर, या फिर इवन 50 भी किसी बुक में लिखा होगा। सो इससे ज़्यादा, यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पे हमारे पास लार्ज साइज होता है, या फिर लार्जर साइज पार्टिकल्स का, क्योंकि आप ग्रेविटी की हेल्प से पार्टिकल्स को सेटल करा रहे हो। फिर अगर आप आओगे किसके ऊपर, अगर आप आओगे साइक्लोन्स के ऊपर, जो साइक्लोन्स हमारे पास हैं इनमें जो साइज़ इंक्लूड होता है दैट इज़ जनरली 10 to 50 या फिर 10 to 40 माइक्रोमीटर, या फिर इवन 45। सो आप ये रेंज मान सकते हो, बट यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास है दैट इज़ 10 to 100। अच्छा, फिर अगर आप किसके ऊपर आओगे, अगर आप फैब्रिक फिल्टर के ऊपर आओगे, क्लियर, अगर आप फैब्रिक फिल्टर के ऊपर आओगे, यहाँ पे थोड़ा सा कम साइज होता है 0.1 to 10 माइक्रोमीटर। अच्छा, स्टैटिक प्रेसिपिटेटर में कितना आपका हो जाता है, इट इज़ लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर। अच्छा, वेट स्क्रबर, एंड ये जो हमारे पास है ये हमारे पास पर्टिकुलेट मैटर के लिए, ये हमारे पास बोथ जो पर्टिकुलेट मैटर हैं एंड गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं उनके लिए यूज़ होता है वेट स्क्रबर की अगर हम बात करें। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे फाइनर पार्टिकल्स हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे लार्जर, मीडियम भी मतलब यहाँ पे लार्जर भी आते हैं, क्लियर, मीडियम टू लार्जर, यहाँ पे आप ये कहिए मीडियम टू लार्जर, यहाँ पे फाइनर, यहाँ पे लार्जर ज़्यादा। सो 10 to 100 यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है। अब आपको यहाँ पे रेंज चूज करना है कि किस रेंज में। देखिए, अगर आप ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर के साथ जाओगे, यहाँ पे पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 40 से कम नहीं आएगा, 30, 20, 10। अच्छा, अगर आप साइक्लोन में आओगे, यहाँ पे 40 के ऊपर भी आ सकता है, अच्छा 10 या फिर 10 के नीचे भी थोड़ा जा सकता है। सो जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है दैट इज साइक्लोन। यहाँ पे 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज या रेंज जो हमारे पास है वो हमारा फिट किस में होगा, वो हमारा साइक्लोन्स में फिट होगा। नेक्स्ट, पोल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स PSI वैल्यू इन बिटवीन 101 to 199 डिनोट्स द एयर क्वालिटी। देखिए, 5 वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास होते हैं। देखिए, ये आपको क्या करना है, यहाँ से सीधे याद रखना है। पहला जो यहाँ पे रेंज होता है इट इज़ 0 to 50, जो दूसरा हमारे पास होता है इट इज़ 51 to 100, थर्ड वन इज़ हमारे पास 101 to 200, फोर्थ वन इज़ 201 to 300 एंड फिफ्थ वन इज़ ग्रेटर देन 301। ये 5 रेंज हमारे पास होते हैं पोल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स में, पोल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स में। सो दिस इज़ पोल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स। अच्छा, अब आगे 0 to 50 रेंज अगर हमारे पास है इट इज़ गुड, 51 to 100 हमारे पास है इट इज़ मॉडरेट, ये हमारा मॉडरेट होता है। 101 to 200 की अगर मैं बात करूं इट इज़ अनहेल्दी, ये अनहेल्दी होता है। अच्छा, 201 to 300 इट इज़ वेरी अनहेल्दी,
ये वेरी अनहेल्दी में आ जाता है। फिर ग्रेटर देन 301 ये आ जाता है किस में, ये हमारा हज़ार्ड्स में आ जाता है। क्लियर, ये हमारा किस में आ जाता है, ये हमारा हज़ार्ड्स के अंदर आ जाता है। सो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद रखना है किस में, पोल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर। क्लियर, सो देयरफॉर यहाँ पे 101 to 199 आ रहा है। सो 101 to 199 किस में आएगा, ये हमारा अनहेल्दी में आएगा। सो दिस इज 25, इसको आप नोट डाउन करोगे ये डेटा। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास है 26। बताइए द प्लूम बिहेवियर विच ऑकर्स इन सुपर एडियाबैटिक। ध्यान दीजिए, सुपर एडियाबैटिक कंडीशन विथ लाइट टू मॉडरेट विंड स्पीड इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज स्केल थर्मल रेडियस आर। सो हमने देखा था कौन सा प्लूम है, कैरिंग प्लूम, न्यूट्रल प्लूम, लूपिंग प्लूम, फाइनिंग प्लूम। सो इट इज़ हमारे पास बेसिकली लूपिंग प्लूम। क्लियर, सो ये हमारा किस में आएगा, लूपिंग प्लूम के अंदर। नेक्स्ट 27, कंसिडर द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स। क्या क्या, NOx ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, PAN पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारा, CO कार्बन मोनोक्साइड हमारा। सो आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। सो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में इनमें से हमारा कौन सा यहाँ पे पाया जाता है, 1, 3 and 4, 1 and 2, 1 only, 2 and 3। सो अगर आप देखोगे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में हमारे पास NOx तो आता ही आता है। क्लियर, सो 1 तो हमारा आता ही आता है। उसके बाद CO2 भी निकलता है, फिर हमारे पास CO भी थोड़ा बहुत निकलता है यहाँ से। सो आप ये मानोगे कि 1, 3 and 4। फिर अगर आप पैन की बात करोगे, पैन ये हमारे पास जनरली एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। क्लियर, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। अच्छा, सो देयरफॉर जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है दैट इज़ 1, 3 and 4 हियर, दैट इज़ NOx, CO2 एंड CO। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलते हैं। नाउ नेक्स्ट आइए नंबर 28। अमंग द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स आइडेंटिफाई द वंस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपसे ग्रीन हाउस गैसेस के रिगार्डिंग पूछ रहा है। अच्छा बताइए क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोक्साइड। आपको बताना है कि इनमें से ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिलेटेड कौन सा हमारे पास है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिलेटेड। सो देखिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास होता है, अच्छा मीथेन हमारे पास होता है, कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे पास होते हैं, कार्बन मोनोक्साइड भी हमारे पास होता है। सॉरी, कार्बन मोनोक्साइड नहीं, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, अच्छा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, कार्बन मोनोक्साइड हमारा नहीं आ गया किस, क्योंकि बात हो रही है ग्रीन हाउस गैस की। सो इट इज़ बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास रहेगा दैट विल बी 1, 2 and 4 हियर। सो दिस इज़ दी राइट ऑप्शन रिगार्डिंग हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या होता है, हमारे पास N2O होता है दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड, हमारे पास ओजोन हो सकता है, हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, ये हमारे पास हो सकते हैं। सो CO2 तो हमारा होगा ही होगा, इसके बाद मीथेन CH4 ये तो होगा ही होगा हमारे पास, फिर CFCs सो हो गए ये 3, फिर N2O, O3, CCl4। सो ये हमारे इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर या फिर ग्रीन हाउस गैस। क्लियर, सो कार्बन मोनोक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये था नंबर 28, नेक्स्ट इज नंबर 29। नाउ देखिए एज पर पोल्यूशन रूल्स 2000 द परमिसिबल लिमिट नॉइज इन डेसिबल ड्यूरिंग द नाइट टाइम ऑफ ए रेजिडेंशियल एरिया। क्लियर, रेजिडेंशियल एरिया। सो आपको पता है हमारे पास इंडस्ट्रियल होता है, कमर्शियल होता है, रेजिडेंशियल होता है, साइलेंस होता है। क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पे टेबल होता है। क्लियर, सो बेसिकली इसमें हमारे पास 4 जोन्स लिए गए हैं, इंडस्ट्रियल जोन, कमर्शियल जोन, रेजिडेंशियल जोन एंड देन हमारे पास साइलेंस जोन। एंड यहाँ से इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डे टाइम, नाइट टाइम, है ना। अच्छा याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है कि जो डे टाइम हमारे पास होता है, डे हमारा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, इट इज़ जनरली सुबह 6 AM से लेकर 10 PM तक। एंड जो नाइट टाइम हमारे पास है इट इज़ रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक मॉर्निंग में। सो ये हमारा नाइट कहलाता है, ये हमारा डे कहलाता है इस टेबल के अकॉर्डिंग। क्लियर, इस टेबल के अकॉर्डिंग। अब कभी कभार एग्जामिनर का दिमाग अगर घूम गया, वो आपको ये भी दे सकता है कि बताइए रात के 9 बजे 9 PM पे
बताइए रेजिडेंशियल एरिया में हमारे पास नॉइज़ लेवल कितनी होनी चाहिए। सो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि 9 PM को मैं दिन के साथ लूँ या रात के साथ। सो आपको इसके अकॉर्डिंग जाना होगा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डे टाइम जो हमारे पास है इट इज़ 6 AM से रात के 10 बजे तक, एंड जो नाइट टाइम रात का हम मानते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या फिर इस टेबल के अकॉर्डिंग या फिर इस कोड के अकॉर्डिंग इट इज़ 10 PM टू 6 AM। ये पॉइंट भी एडिशनली यहाँ से याद रखिएगा। क्लियर। नाउ देखिए सिंपली होता क्या है जो मैंने आपको बताया था। देखिए आप इसको सिंपली कैसे याद रख सकते हो अगर आप इसको भूल रहे हो। सो इट इज़ सिंपली 40, फिर इसमें 5 ऐड करें दैट इज़ 45, फिर उसमें 10 ऐड करें दैट इज़ आपका 55, फिर इसमें 15 ऐड करें 5 10 15, सो ये आपका कितना बनेगा 70। फिर यहाँ से इसमें 10 सॉरी इसमें से आप क्या करोगे, हाँ जी हाँ, इसमें 10, इसमें भी 10, इसमें भी आप क्या करो 10 एंड लास्ट पे 5 ऐड करो। सो सिंपली 40 कितना बनेगा 50, 45 कितना बनेगा 55, 55 कितना बनेगा 65, 70 कितना बनेगा 75। सो 5 10 15, फिर 10 10 10 5, ऐसे याद रखना है। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग किससे होगी 40 से, ऐसे आप याद रख सकते हो। आपको वहाँ पे रिकॉल होगा क्योंकि ये जो टेबल है इसको मतलब इस यहाँ से तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। सो रेजिडेंशियल एरिया पूछ रहा है ज्यूरिंग नाइट टाइम। सो देखिए रेजिडेंशियल एरिया ज्यूरिंग नाइट टाइम, सो इट इज़ 45। सो 45 आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट नंबर 30, इनिशियली दी CPCB वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली फॉर द कंट्रोलर। बताइए इनिशियली ये किसके लिए बनाया गया था, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। सो इट वॉज फॉर वाटर पोल्यूशन। नंबर 31, while raising a barrier wall between noise source and noise receiving end। सो आपने एक बैरियर वाल बीच में क्या कर दी, खड़ा कर दी। ये हमारे पास है यहाँ पे सोर्स, ये हमारे पास है यहाँ पे रिसीवर। सो बीच में आपने एक नॉइज वाल यहाँ पे खड़ा कर दी। अच्छा बैरियर वाल टू रिड्यूस नॉइज लेवल एट द रिसीविंग एंड, क्योंकि फॉर एग्जांपल नॉइज यहाँ से आ रही है, शोर से आ रही है। क्लियर, शोर से आ रही है, शोर से नॉइज़ आ रही है एंड आपको यहाँ पे नॉइज़ जो है वो रिड्यूस करनी है। द नॉइज़ रिडक्शन इन डेसिबल इज़, अब आपसे बोल रहा है कि नॉइज रिडक्शन इन डेसिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ ऑफ साउंड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द बैरियर एंड द रिसीविंग एंड, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ बैरियर वॉल, डज नॉट फॉलो ए लॉगरिथमिक फंक्शन। सो जो नॉइज रिडक्शन है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ बैरियर वॉल। ये डिपेंड करेगा कि ये वॉल जो है ये कितनी आप बड़ी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, इसकी हाइट कितनी है, उतना रिडक्शन हमारे पास होगा। क्लियर। सो ऑप्शन सी हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 32, सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉइज पोल्यूशन इनहांस स्लीपिंग ड्यूरेशन, करेक्ट आपसे बोल रहा है। अच्छा, फ्रीक्वेंट अवेकनिंग इज काज ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन, ड्यू टू नॉइज वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बिकम मोर एक्टिव, हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट काज ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। आपसे बोल रहा है करेक्ट है, नॉइज पोल्यूशन इनहांस स्लीपिंग ड्यूरेशन। अगर नॉइज चल रही है आपके बगल में, क्या आप अच्छे से नींद कर पाते हो? जी नहीं। फ्रीक्वेंट अवेकनिंग इज काज ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन, जी हाँ, अगर नॉइज पोल्यूशन हो रहा है आप बार बार आप सोओगे आप जागोगे, आप सोओगे आप जागोगे, यानी कि आप अच्छे से नींद नहीं ले पाओगे। सो फ्रीक्वेंट अवेकनिंग इज काज ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। बाकी ड्यू टू नॉइज वाइल्ड एनिमल्स बिकम मोर एक्टिव। क्लियर, ड्यू टू नॉइज वाइल्ड एनिमल्स बिकम मोर एक्टिव, उतना इम्पैक्ट नहीं है इसका। अच्छा, फिर हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट काज ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन, ये इसके कारण होता है। सो जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे दैट इज बी हमारे पास। नेक्स्ट इज नंबर 33, देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 टुक प्लेस ड्यू टू रिलीज ऑफ विच गैस फ्रॉम विच इंडस्ट्री। देखिए दो क्वेश्चन है, विच गैस ज़्यादातर ये सभी को पता होता है कि इट इज़ मीथाइल आइसोसाइनाइड, इट इज़ हमारे पास मीथाइल आइसोसाइनाइड। फिर फ्रॉम विच इंडस्ट्री, अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड दूसरा यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जहाँ पे MIC का लीकेज हुआ था, ये वाटर के साथ रिएक्ट करा था, मॉइस्चर के साथ। सो बेसिकली दैट वाज अ पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे पास। एंड अगर आपको याद होगा जो इंडस्ट्री हमारे पास थी कौन सी थी, UCIL। UCIL, इसको भी आप साथ में क्या करोगे, इसको भी आप साथ में अच्छे से याद रखोगे, दैट इज यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ये हमारे पास वहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्री थी। सो इट इज़ ऑप्शन सी हमारे पास, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस या यूनिट्स आर नॉट
इंस्टॉल्ड फॉर गेशियस पोल्यूटेंट कंट्रोल। गेशियस पोल्यूटेंट कंट्रोल के लिए आप कौन सी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हो? अच्छा, वेंचुरी स्क्रबर, साइक्लोन कलेक्टर, प्लेट टावर, एड्सॉर्प्शन यूनिट। सो साइक्लोन कलेक्टर हमारे पास जो है ये किसके लिए यूज़ होते हैं? सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर के लिए। क्लियर? बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए, गेशियस के लिए नहीं। दिस वॉज नंबर 34। नंबर 35 देखिए, एयर पोल्यूटेंट यहाँ से इफेक्ट है। कार्बन मोनोक्साइड हैलोजिनेटेड सॉल्वेंट है, हाइड्रोकार्बन। फिर यहाँ पे एस्पाइजिया यानी कि एस्पाइजेंट इफेक्ट जो आपने देखा था, अटैक्स द लिवर, काजेस द कैंसर। सो कार्बन मोनोक्साइड जी हाँ एक्ट्स एज एन एस्पाइजेंट। फिर हैलोजिनेटेड सॉल्वेंट है, हैलोजिनेटेड सॉल्वेंट जो है ये लिवर को अटैक करते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं? कैंसर काज करते हैं। सो ए 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी हमारे पास। सो 1A 2B 3C। नंबर 36, which of the following is an adsorption unit used for controlling gaseous pollutants in industries? Activated carbon unit, Venturi scrubber, spray tower, plate tower। ये सभी बेसिकली किन के लिए यूज होते हैं? गेशियस पोल्यूटेंट्स के लिए। बट यहाँ पे बोल रहा है कि एडसॉर्प्शन यूनिट, सो इट इज एक्टिवेटेड कार्बन यूनिट। अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में हमने इसकी बात की थी, एक्टिवेटेड कार्बन की। अगर आपको याद होगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी इसका हमने डिस्कशन किया था। नेक्स्ट नंबर 37, soon before the passing of the Air Pollution Control Act 1981 in India, an institute called NERI had conducted a survey of the prevailing air quality in 9 major cities in India. Which of the following cities had SO2 concentration exceeding the maximum tolerable value of 80 माइक्रोग्राम पर मीटर? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है SO2 की। देखिए SO2 की बात हो रही है, सो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन गए। एक तो ये 80 म्यूग्राम पर मीटर। आपको याद होगा हमारे पास जो इंडस्ट्री या फिर जो रेजिडेंशियल एरिया होता है या फिर जो रूरल एरिया हमारे पास होता है, क्लियर, एंड नॉक्स का टेबल अगर आपको याद होगा, क्लियर, जो आपने देखा था 12 पोल्यूटेंट्स, उसमें जो हमारे पास बेसिकली एनुअल कंसंट्रेशन, एक तो हमने एनुअल कंसंट्रेशन देखी थी एंड दूसरा हमने 24 आर देखा था। सो SO2 का 24 आर हमारे पास कितना होता है? 80 म्यूग्राम। वेट, सो SO2 का हमारे पास कितना होता है? 80 म्यूग्राम एंड एनुअल कितना होता है? 50। सो 80 इज 24 आर हमारे पास। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये जो SO2 कंसंट्रेशन है दैट इज यहाँ पे 80 म्यूग्राम पर मीटर, ये बेसिकली एक्सीड करा था किस सिटी में? क्लियर, ये बेसिकली एक्सीड करा था किस सिटी में? सो आपको याद रखना है ये किधर एक्सीड करा था? ये कोलकाता के अंदर एक्सीड करा था। ये ऑब्जेक्टिव भी आपको साथ में याद रखना है। क्लियर, इसको भी अच्छा खासा पूछा जाता है। नेक्स्ट इज 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ध्यान दीजिए, इनकरेक्ट आपसे बोल रहे हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ साइक्लोन कलेक्टर इज हाई फॉर स्मॉलर पार्टिकल्स। Electrostatic precipitators can collect dry or wet particulates. Electrostatic precipitators are widely used in thermal power plants. Bag filters work on the principle of interception and electrostatic attraction. आपसे बोल रहा है इनकरेक्ट, सो सीधे ऑप्शन ए। क्यों? कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ द साइक्लोन कलेक्टर इज हाई फॉर स्मॉलर पार्टिकल्स। अभी आपने देखा ना साइक्लोन्स में आपने क्या देखा वैल्यू? पहले ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। अच्छा, इनका रेंज आपने देखा ग्रेटर देन 40 माइक्रोमीटर या ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर। इनका रेंज आपने देखा था 10 to 40 माइक्रोमीटर। सो यहाँ पे मीडियम टू लार्ज यानी कि कोर्सर, ज़्यादातर हम बोलते हैं कोर्सर पार्टिकल्स। कोर्सर मतलब बड़े। फाइनर क्या होता है? फाइनर छोटा होता है। फाइन ये होता है फॉर एग्जाम्पल फाइन, दिस इज कोर्सर जो साइज में फॉर एग्जाम्पल बना रहा हूँ। सो कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ साइक्लोन कलेक्टर इज हाई फॉर स्मॉलर पार्टिकल। जी नहीं, इट इज फॉर कोर्सर पार्टिकल। 39, according to Air Prevention and Control Pollution Act 1981, how is the term emission defined? emission को कैसे define किया गया है? Only the solid particles coming out of an outlet, any solid or liquid or gaseous substance coming out of any chimney, duct or fine or flue or any other outlet. जी हाँ, सो जो हमारे पास एमिशन होता है, एमिशन चाहे सॉलिड, लिक्विड या फिर गेशियस सबस्टांस बाहर आए चिमनी से, सो किसी भी फॉर्म में सॉलिड, लिक्विड या गेशियस, सो उसको हम क्या कहते हैं? एमिशन कहते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन फुटप्रिंट
कार्बन फुटप्रिंट इज इनकरेक्ट, कार्बन फुटप्रिंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? सिंपली अगर आप कार्बन फुटप्रिंट की बात करो, इट इज सिंपली जो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस लाइक CO2 हमारे पास हो गया, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है बाय ह्यूमन एक्टिविटी, स्पेशली बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कितना हमारे पास ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रहा है? अच्छा, किन ह्यूमन एक्टिविटी से? आप ड्राइव कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? आप बर्निंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? बर्निंग कर रहे हो। आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से बनाई जा सकती है। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास कार्बन फुटप्रिंट होता है, इसका जो मेजरमेंट लिया जाता है। अब ये जो कार्बन फुटप्रिंट हमारे पास होता है, कार्बन फुटप्रिंट, आप तब तक आंसर करें खुद से। ये हमारे पास बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। वन इज प्राइमरी, दूसरा हमारे पास इसमें क्या होता है? दूसरा इसमें हमारे पास सेकेंडरी होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाउ प्राइमरी जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, इसमें बेसिकली डायरेक्ट एमिशन आ जाता है। इसमें हमारा क्या आ जाता है? डायरेक्ट एमिशन। डायरेक्ट एमिशन मतलब फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो? आप व्हीकल का यूज़ कर रहे हो, वहाँ से पोल्यूशन हो रहा है डायरेक्टली। अच्छा, फिर आप बर्निंग कर रहे हो फॉसिल फ्यूल्स की, दैट इज डायरेक्ट एमिशन हमारे पास। जो सेकेंडरी हमारे पास होता है, इट इज इनडायरेक्ट एमिशन। यहाँ से इनडायरेक्ट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इनडायरेक्ट मतलब आपने फॉर एग्जांपल कोई आपने परचेजिंग की, परचेजिंग मतलब फॉर एग्जांपल आपने पेपर्स की परचेजिंग की। नाउ ये जो पेपर है, इसको कैसे बनाया गया होगा? इसको डिफरेंट ट्रीज से बनाया होगा, उन ट्रीज की कटिंग हुई होगी, क्लियर। फिर वो उसका कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैस में हुआ होगा। या फिर आप क्या करते हो? ट्रांसपोर्टेशन करते हो गुड्स का, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। ये हमारा किस में आ जाता है? ये हमारा सेकेंडरी में आ जाता है। दिस इज कार्बन फुटप्रिंट हमारे पास, क्लियर, कार्बन फुटप्रिंट। देखिए इनकोरेक्ट आपसे पूछ रहा है, इफ़ यू चूज टू वॉक और साइकिल यू लेसन योर कार्बन फुटप्रिंट। ये लॉजिकली भी आप सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, इफ़ यू चूज टू वॉक और साइकिल, गाड़ी आप फॉर एग्जांपल आपको 2 किलोमीटर जाना है एंड आपने प्रेफर किया मैं पैदल जाऊंगा या बाय वॉक या साइकिल पे जाऊंगा। आपने क्या किया? आपने ग्रीन हाउस एमिशन कम किया। जी हाँ, दिस इज राइट ऑप्शन हमारे पास। यू लेसन योर कार्बन फुटप्रिंट, हमने कार्बन फुटप्रिंट अपना कम किया, सही बात है। कार्बन फुटप्रिंट इज ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जी नहीं, ये हमारा खाली प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है। इट इज़ हमारे पास इनकरेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। इफ़ यू प्रेफर टू ड्राइव ऑल द टाइम योर कार्बन फुटप्रिंट विल बी हायर। जी हाँ, अगर आप खाली गाड़ी ही में बैठोगे, आप बिल्कुल वॉक साइकिलिंग नहीं कर रहे हो, आपका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होगा एज एन इंडिविजुअल। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सेकेंडरी कार्बन फुटप्रिंट। जी हाँ, ये हमारा किस में आ जाता है? सेकेंडरी कार्बन फुटप्रिंट में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है एंड यहाँ पे डायरेक्ट एमिशन इन्वॉल्व होता है। सेकंड जो हमारे पास है दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ से इनकरेक्ट पूछ रहा है। म्युनिसिपल ड्रेनेज सिस्टम इमिट्स H2S गैस। जी हाँ। वेल्डिंग ऑपरेशन में रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे पास। जी हाँ, जो वेल्डिंग ऑपरेशन है वहाँ से ऑक्साइड से आप नाइट्रोजन निकलते हैं। अच्छा, फिर इनकम्प्लीट कंबशन, वेल्डिंग मतलब जो बंदा आपने वेल्डिंग ऑपरेशन में देखा होगा, वहाँ पे ऑक्साइड से आप नाइट्रोजन रिलीज होते हैं। फिर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बोनेशियस फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एज द मेजर पोल्यूटेंट। अच्छा, फिर थर्मल पावर हाउसेस आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स टू SO2 पोल्यूशन। जी हाँ। अब इनकम्प्लीट कंबशन किसके रिलेटेड होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के रिलेटेड, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से रीड नहीं करते, आपको दिमाग में आ जाता हाँ कार्बन है फिर ऑक्साइड आ गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली इनकम्प्लीट कंबशन से निकलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे पास, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 41, नेक्स्ट इज नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन क्रेडिट्स इज इनकरेक्ट। अब की बार यहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स की बात की है, क्लियर, कार्बन क्रेडिट्स की बात की है। द कार्बन क्रेडिट सिस्टम मेक्स एमिशंस ए कॉमोडिटी। कार्बन क्रेडिट्स आर क्रिएटेड व्हेन ग्रीन हाउस गैसेस राइज अबोव अ बेस लाइन। कार्बन क्रेडिट्स आर यूज्ड इन सिग्नेटरी कंट्रीज टू दी काइटो प्रोटोकॉल। अच्छा, यानी कि जो काइटो प्रोटोकॉल के साथ जुड़ी हुई है। कार्बन क्रेडिट्स कारस्पॉन्ड टू ए डिटरमाइन ट्रेडेबल क्वांटिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। देखिए कार्बन क्रेडिट होता क्या है? कार्बन क्रेडिट क्या होता है? बेसिकली उससे पहले एक कार्बन मार्केट होता है। कार्बन मार्केट क्या होता है? कार्बन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है किनकी? कार्बन क्रेडिट्स की।
कार्बन मार्केट जो हमारे पास होता है, वहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स की क्या होती है, इनकी मार्केटिंग होती है या फिर इनकी ट्रेडिंग होती है। क्लियर, इनकी ट्रेडिंग होती है। एंड सिंपली होता क्या है यहाँ पे, देखिए पहले कार्बन क्रेडिट को ही समझते हैं। होता क्या है कार्बन क्रेडिट, यहाँ पे कोई भी हमारे पास इंडस्ट्री हो, हमारे पास फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है कोई, या फिर हमारे पास कोई कंपनी है। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास कोई कंपनी है, इसको एक परमिट दिया जाता है। इसको क्या दिया जाता है, एक परमिट, या फिर आप ये मानिए उसको एक लाइसेंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, किसी भी इंडस्ट्री को या फिर किसी भी कंपनी को एक परमिट दिया जाता है। क्लियर, क्या दिया जाता है, परमिट दिया जाता है, या फिर आप ये मानिए एक लाइसेंस दिया जाता है। एंड इसमें इसको एक सर्टन अमाउंट, इसमें इसको एक सर्टन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की छूट दी जाती है। सर्टन अमाउंट ऑफ CO2 एमिशन, यानी कि ये सर्टन अमाउंट ऑफ CO2 इमिशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने इंडस्ट्री बनाई, कल को आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, आपको फैक्ट्री कोई सेटअप करनी है, आपको अब क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे परमिट दिया जाएगा। क्लियर, कि भाई साहब आप इतना CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर इमिट कर सकते हो, आप इतना CO2 हमारे पास इमिट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक क्रेडिट जो हमारे पास होता है, एक क्रेडिट का वैल्यू जो हमारे पास होता है, दैट इज बेसिकली 1 मैट्रिक टन। सो दैट इज हमारे पास 1 मैट्रिक टन, 1 मैट्रिक टन, या फिर आप ये कह सकते हो कि 1000 kg किसका, CO2 का, यानी कि इतना ये बेसिकली क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक क्रेडिट, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को, लेट ध्यान दीजिए मेरे पास ए कंपनी है एंड फिर हमारे पास यहाँ पे बी कंपनी है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने सेट किया कि हम 10 या 15 कुछ भी, चलिए 10। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली 10 टन आप CO2 आपको छूट दे रहे हैं कि आप 10 मैट्रिक टन आप CO2 एमिशन यहाँ पे रिलीज कर सकते हो। यानी कि आपको इतनी छूट दी गई है कि यू कैन रिलीज 10 मैट्रिक टन ऑफ CO2। समझिए इस बात को। सो इंडस्ट्रीज को बताया गया है, 2 इंडस्ट्रीज हैं फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर, 2 के बीच कंपटीशन है, A एंड B। इनको कहा गया है कि आप 10 मैट्रिक टन ऑफ CO2 रिलीज कर सकते हैं। क्लियर, आपको इतनी छूट दी गई है, आपको इतना परमिट दिया गया है। क्लियर, आपको इतना परमिट दिया गया है। अब लेट A जो हमारे पास है, अब फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को क्या करनी है, इन दोनों को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, क्योंकि इन दोनों का लेट एम है कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। क्लियर, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एम है। अब लेट फॉर एग्जांपल ए जो है ये सोलर प्लांट्स का यूज़ कर रहा है। क्लियर, ये क्या कर रहा है, जो ए मेरे पास है, आप ये मानिए इसने सोलर प्लांट यूज़ किए, क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। जो बी है इसने फॉसिल फ्यूल यूज़ किए, लाइक इसने फॉर एग्जांपल डीजल किया, कोल किया यूज़। मुझे बताइए ज़्यादा पोल्यूशन कौन क्रिएट करेगा, बी करेगा ओब्वियसली। अब फॉर एग्जांपल जो टाइम लाइन दी गई थी इनको इलेक्ट्रिसिटी, लेट इनको फॉर एग्जांपल 100 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करनी थी, जनरेट करनी थी। अब इन्होंने 100 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, दोनों ने 100 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। बट जो ए मेरे पास है इसने खाली लेट आप ये मानो 6 टन ऑफ CO2 प्रोड्यूस किया। अच्छा, अलाउ कितना था, परमिट कितना था, 10। अब जो बी है लेट इसने 13 टन ऑफ CO2 प्रोड्यूस किया। सो इसने एक्सीड कितना किया, इसने 3 टन एक्सीड किए। इसके पास बैलेंस कितना, इसके पास बैलेंस 4 टन यहाँ पे है। अब जो बी है क्योंकि बी के ऊपर अब क्या लगेगा, इसके ऊपर अब मॉनेटरी इफेक्ट लगेगा, इसको जुर्माना भरना पड़ेगा। अब ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पे ए से परचेज कर सकता है एंड ए जो है ये अपने कार्बन क्रेडिट्स को बेच सकता है, किसको, बी को बेच सकता है यहाँ पे। आई होप आपको सारा सिनारियो समझ में आया होगा। सो पहला ऑप्शन देखिए, द कार्बन क्रेडिट सिस्टम मेक्स एमिशन ए क्वांटिटी, जी कॉमोडिटी। सो जी हाँ, सो यहाँ पे बेसिकली आप ये मानो कि कार्बन जो है उसके ऊपर कैप लगाया जाता है एंड ट्रेड किया जाता है, जैसे हम किसी और कमोडिटी का करते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली कैपिंग एंड ट्रेडिंग सिस्टम यूज होता है एंड बेसिकली आप ये मानो कि कार्बन क्रेडिट जो यहाँ पे है उसको एज ए कमोडिटी यहाँ पे यूज किया जाता है। सो बिल्कुल सही ऑप्शन, क्योंकि ये अपने जो क्रेडिट्स हैं वो बेच सकता है, दूसरा परचेज कर सकता है। एक इनको बाई कर सकता है, दूसरा इनको सेल आउट कर सकता है। फिर कार्बन क्रेडिट्स आर क्रिएटेड व्हेन ग्रीन हाउस गैस राइज अबव ए बेस लाइन। जी नहीं, इनको पहले ये बोल रहा है जब राइज करेंगे अबव बेस लाइन। जी नहीं, पहले ही कहा जाता है आपको इतनी लिमिट रखनी है। सो देयरफॉर दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर कार्बन क्रेडिट्स आर यूज्ड इन सिग्नेटरी कंट्रीज टू द काइटो प्रोटोकॉल। जी हाँ, जो काइटो प्रोटोकॉल हमारे पास था उसी में कौन
कॉन्सेप्ट राइज हुआ किसका, उसी में कार्बन क्रेडिट सिस्टम का राइज हुआ एंड इसको वहीं पे रेटिफाई किया गया। किसको, जो कार्बन क्रेडिट्स है इसको रेटिफाई किया गया किधर, काइटो प्रोटोकॉल के अंदर। फिर कार्बन क्रेडिट्स एंड जो जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है 2016 का पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली फिर वैलिडेट करता है इस चीज़ को, किसको, जो कार्बन क्रेडिट्स हमारे पास हैं वो इसको वैलिडेट करता है पेरिस एग्रीमेंट। अच्छा, फिर कार्बन क्रेडिट्स कारस्पॉन्ड्स टू ए डिटरमाइनर ट्रेडेबल क्वांटिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जी हाँ, जो हमने बात की यहाँ पे। सो आप यहाँ पे कैपिंग एंड ट्रेडिंग कर सकते हो। सो देयरफॉर ऑप्शन बी जो हमारे पास है दैट इज़ इनकरेक्ट। इसके जो नोट्स हैं वो मैं मतलब शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज दूँगा। नाउ आगे बढ़िए 42 43 अगर आपको चाहिए होगा। 43 हमारे पास नेक्स्ट, ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। किसके रिगार्डिंग, ओजोन के रिगार्डिंग। ओजोन इज अ नॉन पोल्यूटेंट गैस। फिर ओजोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। ध्यान दीजिए, ओजोन इज अ नॉन पोल्यूटेंट गैस। आपसे बोल रहा है कि करेक्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। सो ओजोन हमारे पास बेसिकली पोल्यूटेंट होता है। कौन सा पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। फिर ओजोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी, क्या ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। ओजोन इज अ पोल्यूटेंट गैस फॉर ह्यूमन बींग्स एंड नॉन पोल्यूटेंट गैस फॉर एनिमल्स। ह्यूमन्स के लिए ये पोल्यूटेंट है एंड एनिमल्स के लिए पोल्यूटेंट नहीं है। फिर ओजोन इज अ पोल्यूटेंट गैस फॉर बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये दोनों के लिए पोल्यूटेंट है। सो बताइए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो इट इज हमारे पास ऑप्शन डी हियर। सो ओजोन पोल्यूटेंट होता है चाहे एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स हो। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री। अगेन वन लाइनर है जो कि आपको याद रखना है। सो इट इज हमारे पास स्पेंट क्ले कंटेनिंग ऑयल, ये प्रोड्यूस होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री में। नेक्स्ट नंबर 45, ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स अंडर इतना इतना एनवायरमेंटल एक्ट इज इनकरेक्ट। इन शॉर्ट, नॉइस के रिगार्डिंग इनकरेक्ट, नॉइस पोल्यूशन के रिगार्डिंग। द डे टाइम एंड नाइट टाइम लिमिट्स ऑफ नॉइस इन कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल फिर कमर्शियल। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा 55 65, याद है ना, कमर्शियल में 55 65 एंड दिस वॉज डे टाइम एंड दिस इज नाइट टाइम। सो पहला ऑप्शन, दी डे टाइम एंड नाइट टाइम लिमिट्स ऑफ नॉइज इन कमर्शियल एरियाज आर 75 एंड 70। जी नहीं, ये इंडस्ट्रियल का बता रहा है। सो गलत। एंड अगेन इसका भी अलग अलग बुक्स में रॉन्ग ऑप्शन आपको मिलेंगे। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ जोन्स। जी नहीं, यहाँ पे 4 ICRS 4 जोन्स यहाँ पे रखे गए हैं, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड साइलेंस। क्लियर। सो ये भी हमारे पास क्या है, रॉन्ग। डे टाइम शैल मीन द पीरियड फ्रॉम 6 AM to 10 PM। जी हाँ, जो मैंने आपको कहा था, डे हमारा कहाँ से कहाँ तक, 6 बजे से रात के 10 बजे तक। एंड नाइट कहाँ से, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। सही बात है। नेक्स्ट, साइलेंस जोन इन एन एरिया कंप्राइज नॉट लेस देन 100 मीटर। जी हाँ, जो साइलेंस जोन हमारे पास होता है हॉस्पिटल, सो इसके अराउंड आपको कम से कम 100 मीटर तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर। उतने पोर्शन में उसको हम क्या मानते हैं, साइलेंस जोन। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आपसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट, सो ये भी इनकरेक्ट, ये भी हमारे पास इनकरेक्ट। क्लियर। सो दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। किसी बुक ने इसको इनकरेक्ट रखा है, किसी ने इसको, बट दोनों यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट हैं। एंड यहाँ पे दोनों ज़्यादा ही इनकरेक्ट हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज द लोवेस्ट कार्बन कंटेंट, मीथेन, टार, बिटुमेन, एस्फाल्ट। सो इट इज हमारे पास मीथेन। नेक्स्ट 47 एंड लास्ट वन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द साउंड प्रेशर ऑफ fastest sound that can be heard by a normal healthy individual is about 10 micropascal। इसके बाद sound level L is equal to log 10 Q upon Q naught bells, where Q is sound intensity, Q naught is reference sound intensity, जो हम P upon P naught देखते थे। अच्छा, फिर the sound pressure is expressed on a logarithmic scale, measurement of sound pressure on logarithmic scales are called levelers। सो बताइए इनमें से इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन। सो ऑप्शन एंड आपने अपनी तरफ से ऑप्शन चूज किया होगा। सो इट इज़ ऑप्शन ए हमारे पास। क्यों, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि जो हमारे पास बेसिकली
बेसिकली जो रेफरेंस साउंड है दैट इज़ 10 माइक्रोपास्कल। जी नहीं, आपसे कहा था हमने इट इज़ 20 माइक्रोपास्कल। कितना होता है 20 माइक्रोपास्कल, ना कि 10। फिर साउंड लेवल, जी हाँ, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। सो अगेन साउंड प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड ऑन लॉगरिथमिक स्केल, क्योंकि ऊपर लॉग लगाया ही तो है। फिर मेजरमेंट ऑफ साउंड प्रेशर इज ऑन लॉगरिथमिक स्केल, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अलग अलग लेवल्स कहते हैं। सो इट इज़ ऑप्शन ए दैट इज़ इनकरेक्ट। सो आई होप आपने ये 47 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे एंड आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प हुई होगी। एंड ये हमने यहाँ पे एसएससी जेई वाला पोर्शन जो है उसको समाप्त किया। सो मिलेंगे हम अलग अलग सेशंस में। आप टिल देन टेक केयर, बाय बाय।